एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात की, जिसने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार के खिलाफ लंदन की कोर्ट में खड़े होकर ब्रिटिश हुकूमत को आईना दिखाया। वो नाम इतिहास की भीड़ में कहीं खो गया। सर चेट्टूर शंकरन नायर। क्या आपने कभी ये नाम सुना है? अगर नहीं तो ये किस्सा आपको हैरान भी करेगा और गर्व से भी भर देगा। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। केसरी 2 नाम की मूवी आ रही है जिसमें अक्षय कुमार चेट्टूर शंकरन नायर की भूमिका निभा रहे हैं। 2019 में जो केसरी मूवी आई थी वह ऐतिहासिक सारागढ़ी की लड़ाई से इंस्पायर्ड थी, जबकि नया पार्ट केसरी चैप्टर 2 1919 के क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाओं को दिखाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 में, जब देश में पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी जली। ठीक उसी साल 11 जुलाई को केरल के पलक्कड़ जिले के गांव मनकारा में जन्म हुआ एक ऐसी व्यक्ति का जो आने वाले समय में अंग्रेजों की नींव हिलाने वाला था। इनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में तहसीलदार थे। एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाले नायर ने पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही कमाल दिखाया। 1880 में वो मद्रास हाईकोर्ट में वकालत करने लगे, पर उनके अंदर सिर्फ एक लॉयर नहीं, उनके अंदर एक देशभक्त था जो अंग्रेजों को उन्हीं की जुबान में जवाब देना चाहता था। 1884 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मालाबार जिले की एक जांच समिति में रखा और फिर 1908 तक वो ब्रिटिश सरकार के एडवोकेट जनरल भी थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। 1908 में वो मद्रास हाईकोर्ट के परमानेंट जज बने और 1915 तक वहां रहे। वो ऐसे मामलों का हिस्सा रहे जो ब्रिटिश प्रशासन के लिए संवेदनशील माने जाते थे। एक मामला था कलेक्टर ऐश की हत्या का केस। इस केस की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा थे नायर। उस समय चीफ जस्टिस थे सीए वाइट और विलियम आइलिंग। नायर सिर्फ कानून के ज्ञाता नहीं थे बल्कि समाज को बदलने वाले इंसान भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण को सही ठहराते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि धर्म बदलने वालों को अछूत नहीं माना चाहिए। उस समय इस तरह की सोच क्रांतिकारी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने मद्रास रिव्यू और मद्रास लॉ जर्नल जैसी पत्रिकाएं शुरू की और खुद ही उनको जो एडिट करने लगे। अब देखिए विरोध की विचित्र विडंबना। जिस इंसान ने बाद में ब्रिटिश सरकार को ललकारा, उसे उसी सरकार ने 1912 में नाइट की उपाधि दी थी। इससे पहले 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उन्हें रैले आयोग का सचिव बनाया था। 1904 में साम्राज्य का साथी बनाया था। 1915 में एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रभारी बने थे। वायसराय की काउंसिल में भी थे, पर ये अपॉइंटमेंट्स उनके मन में भारत के लिए जो आग जल रही थी उसे बुझा नहीं सकी। 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये वो दिन था जब ब्रिटिश हुकूमत ने निर्दोषों पर गोलियों की बौछार की थी। निर्दोष लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए। नायर चुप नहीं रहे। उन्होंने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दिया और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय बहुत कम लोग थे जो सत्ता की कुर्सी छोड़ने का साहस दिखाते थे। इसी घटना से आहत होकर उन्होंने 1922 में एक बुक लिखी गांधी जी के बारे में। इस किताब में उन्होंने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर की आलोचना की। ओडायर को यह बात जो थी नागवार गुजरी और उन्होंने नायर पर लंदन की कोर्ट में मानहानि का केस ठोक दिया। अब सोचिए कि एक भारतीय ब्रिटिश जमीन पर ब्रिटिश कोर्ट में अंग्रेज वकीलों और अंग्रेज जो जज हैं उनके सामने खड़ा होकर उनके साम्राज्य को ललकारता है। यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, एक प्रतिरोध था। मुकदमा तकनीकी रूप से भले ही ओडायर के पक्ष में गया, लेकिन नायर ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कॉम्पनसेशन के तौर पर 500 पाउंड दिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी नहीं झुके। उनके परपोते जो हैं रघु, उन्होंने बाद में किताब लिखी द केस दैट शुक द एम्पायर, जिसमें बताया कि नायर के उस स्टैंड ने कैसे ब्रिटिश एम्पायर को शर्मिंदा किया था और इंटरनेशनल लेवल पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसकी चर्चा छेड़ दी थी। लोगों को लगता है कि नायर सिर्फ एक जज थे, लेकिन नहीं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 1897 में उन्होंने मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अमरावती में उन्हें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें जो है उन्होंने भाषणों में जो विदेशी शासन की मनमानी पर खुलकर हमला किया उसके लिए भी जाना जाता है। उन्होंने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की भी मांग रखी थी। एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था और 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतिहास में शायद यही कारण है कि उन्हें इतनी जगह नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के तरीकों से असहमति जताई थी। उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि वे चरमपंथी आंदोलन और हिंसक तरीकों के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता को नकारना भी उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। नायर का जो जीवन है वो इंस्पिरेशनल है। उनके परपोते लिखते हैं कि वो सुबह सुबह योग करते थे, रेशमी पगड़ी पहनते थे, टाइम के बहुत पाबंद थे, सोने की घड़ी पहनते थे और समय की इतनी कद्र करते थे कि अंग्रेज अधिकारी भी उनके डिसिप्लिन के फैन थे। अब सोचिए, इतना सब करने वाला व्यक्ति जो अंग्रेजों की सरकार में ऊंचे पद पर था, जिसने जलियांवाला बाग के बाद सारी सुविधाएं ठुकरा दी,
जिसने लंदन में जाकर उनकी कोर्ट में ब्रिटिश साम्राज्य को शर्मिंदा किया, उस व्यक्ति को आज हम कितना जानते हैं। शायद इसीलिए मूवी आई है केसरी चैप्टर 2। शायद अब नायर साहब को सम्मान मिले जिसके वो असल मायनों में हकदार हैं। सर चेट्टूर शंकरन नायर की लाइफ से हमें कई डीप और इंस्पिरेशनल लर्निंग्स मिलती हैं। ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, आत्मसम्मान और सच्ची देशभक्ति की मिसाल है। अब वो कौन सी लर्निंग्स हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहली लर्निंग मिलती है कि सच्ची देशभक्ति पदों से नहीं, उसूलों से तय होती है। नायर साहब अंग्रेजों की सरकार में उच्च पदों पर थे, एडवोकेट जनरल, जज, शिक्षा मंत्री, वायसराय की परिषद के सदस्य। लेकिन जब जलियांवाला बाग जैसा अत्याचार हुआ तो उन्होंने सारे पदों को त्याग दिया। पद छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची देशभक्ति तब दिखती है जब आप अपने सिद्धांतों के लिए कुर्सी को लात मार दें। दूसरी लर्निंग है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अदालत भी एक हथियार बन सकती है। उन्होंने माइकल और डायर के खिलाफ मानहानि का केस लड़ा, वो भी लंदन में, अंग्रेजों की अदालत में। वो जानते थे कि मामला शायद मैं ना जीत पाऊं, लेकिन उनकी लड़ाई अदालत के जरिए दुनिया को सच दिखाने की थी। आपका मंच चाहे जो हो, अगर मकसद सच्चाई का है तो लड़ाई हर जगह से लड़ी जा सकती है। तीसरी लर्निंग उनसे सीखने को मिलती है कि आत्मसम्मान की कीमत कभी मत लगने दीजिए। मानहानि केस में हारने के बाद भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला, उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। हारना बुरा नहीं है, लेकिन बिना लड़े झुक जाना आत्मसम्मान का अपमान है। चौथी लर्निंग मिलती है कि सिस्टम के अंदर रहकर भी आप चेंज ला सकते हैं। नायर साहब सिस्टम का हिस्सा थे और उस पर सवाल उठाने वाले भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण से जुड़े भेदभाव के खिलाफ फैसला सुनाया, अछूत कहे जाने वालों के पक्ष में खड़े हुए। अगर आप सिस्टम में हैं तो उसका हिस्सा बनकर भी आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बस इरादे मजबूत और नेक होने चाहिए। पांचवी बात है, इतिहास में गुमनाम होने से बड़ा डर यह है कि आप सच्चाई न कह पाए। नायर को इतिहास ने उतना नहीं सराहा जितना सराहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो लिखा सच लिखा और जो आवाज उठाई आने वाली जनरेशंस के लिए एक रास्ता बनाया। आपका नाम भले अखबारों में ना जाए, लेकिन अगर आपकी आवाज सच्चाई के साथ है तो देर सवेर वो आवाज जो है वो गूंज जरूर लेकर के आएगी, गूंज जरूर मचाएगी। नायर साहब की इंस्पिरेशनल स्टोरी ये थी। बाकी आप फिल्म में देखेंगे केसरी चैप्टर 2। बस मैंने प्रयास किया है महान व्यक्ति के महान व्यक्तित्व को आप तक लाने का। देखते रहिए आरजे कार्तिक की ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और याद रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।